हमने कितनी बार मंगल ग्रह पर कोलोनाइजेशन यानी कि कॉलोनी बनाने की बात सुनी है। मुझे ये कभी कभी लगता है कि जैसे कि ये सभी अंतरिक्ष एजेंसियां मार्स बोर्ड गेमिंग खेलते हुए लगती हैं। स्टारबर्ग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के डॉक्टर फ्रेडरिक मारिन ने निर्धारित किया कि मंगल पर एक पूर्ण विकसित कोलोनाइजेशन करने के लिए हमें लगभग कितने लोगों की आवश्यकता होगी। उनके अनुसार अगर हम मंगल ग्रह पर एक स्वास्थ्य कॉलोनी बसाना चाहते हैं तो हमें लगभग 98 लोगों की आवश्यकता होगी, लेकिन अभी केवल 12 लोग ही पृथ्वी के बाहर कदम रख पाए हैं। मंगल के दुर्लभ वातावरण और हाई टेम्परेचर एंड अल्ट्रावायलेट्स एंड कॉस्मिक रेज के कारण ये हमारे उपग्रह की तुलना में बेहद खतरनाक है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मंगल ग्रह पर कोलोनाइजेशन करना आखिर क्यों मुश्किल है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा हमें पता है कि किसी भी प्लैनेट्स का मैग्नेटिक फील्ड उस प्लैनेट पर जीवित किसी भी सभ्यता को किस तरह से बचाता है। मंगल ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड ना होने के कारण सबसे पहली समस्या यही आती है। लेकिन अगर हम मंगल की ओर देखें तो अगर हम वास्तव में मनुष्य को पृथ्वी से लाल ग्रह की तरफ उड़ान भरे भी तो लगभग हमें 7 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह तक पहुंचने में हमें लगभग 7 महीने का समय लगता है और हमें अपनी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की तुलना में लगभग 150 गुना अधिक दूरी तय करनी होगी मंगल तक पहुंचने में। अब जब यात्रा इतनी लंबी होगी तो यात्रियों को ले जाने वाले जहाज में अधिक ईंधन की आवश्यकता होगी और जितना अधिक टैंक भारी होगा वो स्पेसक्राफ्ट ही उतना भारी होगा और उसके लिए जितने ईंधन की आवश्यकता होगी वह एक दुष्चक्र होगा, या फिर यह कहें कि मंगल पर नासा के लिए नियोजित क्रू मिशन को खतरे में भी डाल सकता है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा हैवी होगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर में वाल्टर इंग्लैंड का एक समाधान ढूंढ लिया है। यह ज्ञात है कि ईंधन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि बर्बाद हो जाता है। लैंडिंग अगर हम मंगल की कक्षा में सभी आपूर्ति के साथ मुख्य रूप से अंतरिक्ष यान को छोड़ देते हैं मंगल की कक्षा में और चालक दल को एक छोटे लैंडर में मंगल की सतह पर भेजते हैं तो हम ईंधन की खपत को कम कर सकते हैं। लेकिन ये इतना इजी नहीं है। यहाँ एक और समस्या आती है कि लैंडर को सुरक्षित रूप से मार्स की सतह पर कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि मंगल का वातावरण काफी दुर्लभ और औसतन सतह का दबाव सिर्फ 610 पास्कल है, जो कि पृथ्वी की तुलना में लगभग 100 गुना कम है और इस पर लैंडिंग किसी भी समय होगी। लेकिन एक अंतरिक्ष यान सुचारू रूप से कैसे लैंडिंग करा सकता है? जब ये स्पेसक्राफ्ट 2 मिनट के भीतर 12 डिग्री के कोण पर वायुमंडल में प्रवेश करता है तो जहाज की गति लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा से गिरकर 1600 हो जाएगी और फिर हीट शील्ड का काम होगा। यह रक्षा करेगा अंतरिक्ष यान की, जो कि 1000 डिग्री सेल्सियस गर्मी से बचाएगा। यह टेम्परेचर लाल ग्रह की सतह से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। लैंडर जैसे ही अपनी स्पीड को धीमा करने के लिए पैराशूट को ओपन करेगा, फिर वह 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने रेट्रो रॉकेट को आमतौर पर फायर करेगा। नासा में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर उतारने में लगभग 6 मिनट लगते हैं और वो इन मिनट्स को टेरर लॉन्ग स्टोरी कहते हैं। पहली बार बसने वाले लोगों को लाल ग्रह पर ले जाना वास्तव में आसान नहीं होगा, लेकिन गंतव्य पर पहुंचने के बाद उनका क्या होगा? अजीब तरह से मंगल पर कोलोनाइजेशन चंद्रमा जैसा शुरू होता है। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लूसी वर्ल्टुडे का मानना है कि मंगल ग्रह के मिशन के लिए हमें पृथ्वी की कक्षा से परे एक आधार बनाने की आवश्यकता होगी। नासा वर्तमान दशक में चंद्र गेटवे अंतरिक्ष स्टेशन को चंद्रमा की कक्षा में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह भविष्य के समय मंगल ग्रह के भविष्यवादियों के रास्ते में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक मंच बिंदु के रूप में काम करेगा। विश्वास है कि 20 दशक के अंत में हम 2 परमाणु संचालित कार्गो अंतरिक्ष यान को भेजने में सक्षम होंगे और 30 दशक की शुरुआत तक हम पहला स्पेस एक्स स्टारशिप लगभग 30 लोगों के साथ लाल ग्रह की यात्रा करने के लिए भेज सकते हैं। हालांकि प्रोफेसर लूसी वर्ल्टू सोचते हैं कि उस क्षण से पहले वैज्ञानिकों को
ऑक्सीजन पानी से निकालने के लिए एक आवश्यक तकनीक में महारती हासिल करनी होगी और साथ ही मंगल के वातावरण में मीथेन के साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना होगा, अन्यथा कोलोनाइजेशन असंभव होगा, क्योंकि आप बस अपने पर्याप्त अंतरिक्ष ऑक्सीजन को नहीं ले जा सकते साथ में, और साथ ही 30 लोगों के दल के लिए आवश्यक पर्याप्त पानी और ईंधन अनरियलिस्टिक है, लेकिन शायद हम कम लोगों को प्रदान करने के लिए आवश्यक चीजें ले सकते हैं। कम से कम थोड़ी देर के लिए हमारी जरूरत बन सकते हैं। लेकिन फिर एक और समस्या है कि हम एक आधार कैसे स्थापित कर सकते हैं मार्स पर। वैज्ञानिक 3D प्रिंटिंग पर भरोसा करते हैं, जो वे मार्टिन का उपयोग करने की योजना बनाते हैं। रेजोलिथ कच्चे माल के रूप में है, क्योंकि वैकल्पिक सामग्रियों के बीच ग्रह की सतह पर इसका मुख्य रूप से गुच्छा है। वे बर्फ का भी उल्लेख करते हैं। नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर ने खोज और बादलों के साथ मिलकर एओ आइस हाउस की अवधारणा विकसित की है, जो कि इन्फ्लेटेबल डोम और डिकम्प्रेशन कक्षा से बना है। डोम स्थानीय रूप से एकत्रित किए गए पानी से भरा होता है, जो बाद में जम जाता है। मंगल पर औसतन तापमान 0 से 60 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें एक उचित मुख्य संरचना मिलती है। बर्फ की दीवारें अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन से बचा सकती है। इसको टैंक के रूप में भी यूज किया जा सकता है, और यहाँ तक कि एक आवास मॉड्यूल के रूप में एक ही समय में आइस हाउस का यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके उद्देश्य के लिए बढ़ते पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इंटरस्टेलर लैब में इन्फ्लेटेबल डोम्स की एक मॉड्यूल सिस्टम तैयार किया है, जो कि वे सेल्फ कॉन्टिनेंट ग्रीन हाउस के रूप में काम करते हैं, जहां हम सब्जियां उगा सकते हैं। नासा के डीप स्पेस फूड ने ये चैलेंज भरा काम पूर्णतः कर लिया है, और ये पृथ्वी के लो ऑर्बिट में इसको स्थापित करने वाले हैं, और इसी साल ये बनकर तैयार हो जाएगा। जब मंगल पर ग्रीन हाउस और पहले आवास मॉड्यूल को बनाया जाएगा, तो हम वहां बसने वाले अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिकों को एक नए समूह में भेजने में सक्षम होंगे। तो माइनर्स और वर्कर्स कोलोनाइजेशन को अलग चरण पर पृथ्वी से बाहर निकालने में सबसे चुनौतीपूर्ण लोगों में से एक होंगे। कोयला, अयस्क या गोल्ड जैसी चीजें मंगल के ग्रह पर प्राथमिक प्राकृतिक संसाधन बर्फ के रूप में हो सकती हैं, क्योंकि ग्रह पर कोई ताजा पानी नहीं है, तो बसने वाले लोगों को इसे स्वयं ही प्राप्त करना होगा। लेकिन रेजोलिथ का बड़े पैमाने पर खनन भी शुरू करना होगा, जिसका आगे उपयोग किया जाएगा 3D प्रिंटिंग करने के लिए न्यू हैबिटेट मॉड्यूल, लेकिन यह अभी पर्याप्त नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि आधार पृथ्वी के संसाधनों के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करे, तो नासा के वैज्ञानिकों का मानना है मंगल में तांबे, लोहे, टंगस्टन, यूरेनियम और सोने के समृद्ध भंडार हो सकते हैं, और हमें इन्हें निकालने के लिए विशेष रोबोट और नए स्टेलर्स ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता होगी। और यह वही जगह होगी जहां एक और समस्या होगी कि वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर खनिज संसाधनों के भंडार कॉलोनी को केवल कुछ 100 साल ही जीवित रखने में सक्षम होंगे। इसके लिए हमें एक आधार बनाने के लिए लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर की लागत आएगी। हालांकि मंगल के एस्ट्रॉइड बेल्ट में करीब ऐसे ऑब्जेक्ट्स बहुत लाखों में मौजूद होंगे। वैल्यूएबल्स मिनरल्स नासा इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस कॉन्सेप्ट वर्तमान में टिकाऊ संसाधनों के मामले में सबसे आशाजनक एस्ट्रॉइड्स का अध्ययन कर रही है, जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद हैं, और ट्रांसस्टार कॉर्पोरेशन और कीस जैसी कंपनियां पहले से इन एस्ट्रॉइड्स खनन मिशन की खोजना बना रही हैं। मंगल का आधार केवल इन कार्यों को आसान बना देगा, हालांकि लाल ग्रह को होस्ट करने की आवश्यकता है। इसके बाद वर्कर्स और माइनर्स के अलावा सभी लोग यहाँ पर जाने की आवश्यकता जता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती मंगल ग्रह पर क्या होगी? क्योंकि मंगल ग्रह का कम तापमान शून्य से लेकर 125 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और यहाँ पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण भी 3 गुना कम है, और साथ ही यहाँ सांस लेने योग्य वातावरण नहीं है, और कॉस्मिक रेज और हवाएं भी छोटी मोटी परेशानियां पैदा कर सकती हैं। बात यहीं आकर रुकती है कि मंगल के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिसके कारण ये किसी जीवित प्राणी की रक्षा नहीं कर सकता। डोम के नीचे के आधार किसी और टेराफॉर्मिंग की प्रभाव नहीं करते, जो कि ऐसा लगता है कि एक परमाणु रिएक्टर की तरह आपके खिड़की के बाहर विस्फोट
हो गया है, तो हम अंतरिक्ष यात्रियों को इन कॉस्मिक रेस से कैसे बचा सकते हैं। जेम्स ग्रीन नासा के चीफ वैज्ञानिकों ने एक मैग्नेटिक डाइपोल शील्ड को लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है, जो मंगल और सूर्य के बीच स्तर कक्षा पर यह शील्ड 1 या 2 टेस्ला के साथ एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, जो मंगल की सतह और उनके निवासियों को सौर हवाओं और रेडिएशन से बचाने में सक्षम होगा। और वैज्ञानिकों का मानना है यह ग्रह की वृद्धि में भी मदद करेगा। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को तैनात करने का प्रबंध कर लेते हैं तो इसके तापमान में भी थोड़ा इजाफा होगा और इसका वातावरण भी काफी हद तक मोटा हो जाएगा। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि पृथ्वी की सतह ठीक नियमित रूप से ठीक है, लेकिन यह सामग्री इस मामले में काम नहीं करेगी। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के विद्वानों और नासा के विशेषज्ञों ने साइनोबैक्टीरिया के साथ भी प्रयोग किया, जो काफी शुष्क वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। जो पृथ्वी के वातावरण में पाया गया कि ये बैक्टीरिया मंगल ग्रह की मिट्टी को विषहरण और समृद्ध कर सकते हैं, इसलिए इन पौधों को भी अनुकूल बना सकते हैं। मुझे लगता है कि हम खेती के अनुभव के साथ क्रूज को बसाने के लिए आवश्यकता अनुसार लगभग 98 से लेकर 100 लोगों तक इस कोलोनाइजेशन बसाने के लिए काफी उम्मीद जता सकते हैं। लेकिन ये सब एक गेम की तरह ही लगता है, और अगर ऐसा हो पाया तो हम कभी मंगल की सतह से नीले कलर के सूर्यास्त को भी देख पाएंगे। आपको क्या लगता है कि हम कभी मंगल की सतह पर कोलोनाइजेशन कर पाएंगे, और क्या हम वहां पर कभी मैग्नेटिक फील्ड भी बना पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।